Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about factors affecting happiness. This is part 4 of unit 7 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for applied positive psychology. This video is for you guys. मैंने जो भी पार्ट्स इस यूनिट के बनाए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, सो काइंडली चेक द लिंक्स फॉर वॉचिंग रिमेनिंग वीडियोस। अदरवाइज वैसे भी जब ये वीडियो एंड होगा तो उसके एंड में जो सजेशन आता है वो इसी से कनेक्टेड वीडियो का आता है, सो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ बड़े इजी सा टॉपिक है, ये जनरल कॉमन सेंस का टॉपिक है, लेकिन जो हम बात करेंगे वो रिसर्च पे बेस्ड करेंगे कि अब तक जो रिसर्च हुई है वो क्या कहती है। ठीक है, सो आपको पता है कि अगर हम खुश रहते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट है। हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है ना। सो बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारी हैप्पीनेस को एड ऑन करते हैं और या हमारी हैप्पीनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेमोग्राफिक्स हैं जिसकी वजह से हमारी हैप्पीनेस पे असर पड़ सकता है, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी हैप्पीनेस एंड वेलबींग को बढ़ाकर। सो नंबर 1 इज़ मनी। अगर पैसा है तो मज़े ही मज़े है ना, ऐसा हम सोचते हैं। तो क्या ये सच है? सो इनका कहना है कि मनी जो है, अगर हमारे पास बहुत सारा, हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं अरे किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, बहुत सारे बंगला गाड़ी में रह रहा है, बड़ी वाली वेकेशंस एंजॉय कर रहा है, तो वो तो मस्त लाइफ है इसकी, है ना। स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम में तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं लोग, और ये देख के तो वो लगता है यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमारी ऐसी है ना। कंपैरिजन शुरू हो जाता है वहीं से, और आप अपनी खुशी को ना देखते हुए उसकी खुशी से दुखी हो जाते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं है ऐसा। सो जो पैसा है वो बहुत सारा फैक्टर है किसी के हैप्पीनेस के लिए, बट क्या रिसर्च भी ऐसा ही कहती है? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो हर एक इंसान को पैसे से मटेरियल कंफर्ट की आदत होती है ना। सब लोग सोचते हैं पैसा आएगा तो हम ये चीज़ खरीद लेंगे, वो चीज़ खरीद लेंगे, और जिनके पास लो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते ही करते सारी ज़िंदगी निकल जाती है ना। सो ऑब्वियसली वो कम खुश होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस होता है लाइफ के चैलेंजेस को लेकर। सो रिसर्च कहती है कि इनकम और हैप्पीनेस का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आपके पास अगर कुछ पैसा है जिससे आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, और आपका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है उसको आप अचीव कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपका एक्सेस पैसा है वो आपके लिए हैप्पीनेस नहीं ला सकता, बिकॉज आप उस पैसे से आपने सब एंजॉय कर लिया, वो पैसा पड़ा हुआ है लेकिन आपके पास कोई और स्कोप नहीं है एंजॉयमेंट का, तो वो हैप्पीनेस कैसे दिलाएगा? तो जो इनकम और वेलबींग का रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। एक पर्टिकुलर टाइम तक तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करता है कि आपका मनी एंड आपकी वेलबींग बहुत सही होती है, लेकिन सिमिलरली हमने ये भी देखा है जो अ, मतलब पॉवर्टी लाइन पे है या जो पैसे नहीं है जिनके पास, उनके बीच में भी हैप्पीनेस और इसका कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि जिसके पास पैसा नहीं होता वो दुखी होता है, ऐसा भी नहीं मिला। सो थ्योरीज ये कह रही है कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसी में भी नहीं मिला। सो मनी नेसेसरी ज़रूर है हमारी नीड्स के लिए, और ये कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस पे भी इम्पैक्ट डालता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद इसका कोई रिलेशनशिप नहीं रह जाता है। सो ऐसे ही हमारी हैप्पीनेस एंड वेलबींग के साथ। सो हैप्पीनेस जो है ये सब्जेक्टिव चीज़ है। जब आप साइकोलॉजिकल स्टेट है, सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल स्टेट आई वुड से, जो डिपेंड क्वालिटी पे ज़्यादा डिपेंड करती है रादर क्वांटिटी पे। हम पैसे की क्वांटिटी से नहीं, पैसे से हमने जो क्वालिटी अपनी लाइफ में लाए हैं उस वो हमारी हैप्पीनेस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ मैरिज। कई लोग जो मैरिड नहीं है, सिंगल हैं, या हुएवर इज़ लुकिंग फॉर द कंपेनियन, वो सोचते हैं यार मैरिड लोगों की लाइफ कितनी हैपनिंग है ना। या फिर जिनका किसी तरह से रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स या सेपरेशन में, उनको भी कभी ये लगता है यार मैरिड लाइफ होती तो कितना अच्छा था। बट देन ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितने खुश थे और किस तरह के इंसान है, खुश मिजाज इंसान है या नहीं है। जो खुश मिजाज इंसान होता है वो रिलेशनशिप के बाहर भी खुश रहता है, रिलेशनशिप के अंदर भी खुश रहता है। तो एक कोई पर्टिकुलर मैरिटल स्टेटस आपको हैप्पीनेस नहीं दिला सकती अगर आप अपने से खुश नहीं हैं।
तो जो क्वालिटी ऑफ मैरिटल, इन्होंने ये लिखा है, क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कंट्रीब्यूटिंग टू हैप्पीनेस इन मैरिज। मैरिज ऐसे ही खुश नहीं हो जाती है, आपको उसमें क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है। आपने किस तरह की क्वालिटी डेवलप की है, इन्होंने यहाँ एक्टिविटी भी दिया है कि खुद से पूछो आप एक पर्टिकुलर स्टेट में कैसे थे, फिर कैसे थे, आप पढ़ लेना, वैसे इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एज के बारे में बात करें तो हम अलग अलग एज ग्रुप में अपनी पूरी ज़िंदगी में अलग अलग सेक्शंस को एंजॉय करते हैं। पहले हम इन्फेंट होते हैं, फिर थोड़े और बड़े, अपने लाइफ स्पेन साइकोलॉजी पढ़ी थी जिसमें आपने हर एक एज के बारे में देखा था, एडोलेसेंट स्टेज के बारे में भी। और ऐसा माना जाता है कि जो एडोलेसेंट की जो एज होती है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट स्टेट मानी गई है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं उनको, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, है ना, और बहुत सारी टेंशन्स होती है। सिमिलरली कॉलेज गोअर्स के बारे में ये कहा जाता है, अरे मस्त लाइफ है, मजे करते हैं, फन करते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एडल्ट के ऊपर बोला जाता है, अरे अब पैसे कमाने हैं, फैमिली को बढ़ाना है, बच्चे पैदा करने हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, है ना। सो एंड ओल्ड एज में रहता है कि बीमारियाँ, तकलीफ़ें, ये सारी चीज़ें। तो हर एक एज में कोई ना कोई इशू एंड कोई ना कोई पॉजिटिविटी रहती ही है। लोग रिटायरमेंट एज को एंजॉय भी करते हैं। सो ये भी सब्जेक्टिव चीज़ है। हर एक लाइफ का अपना अपना एस्पेक्ट है। सो लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो है वो मोर और लेस सिमिलर होती है हर एक एज में, ऐसा स्टडी कहती है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस किसी एक पर्टिकुलर एज में ज़्यादा होती है, तो ये गलत सोचते हैं। हर एक एज में आप हैप्पीनेस को अटेन कर सकते हैं। नाउ जेंडर की बात करें तो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप समझ नहीं आया है रिसर्च में जहाँ पे ये बोला गया है कि मेन ज़्यादा खुश होते हैं, विमेन कम होती हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग बराबर ही है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आया। यानी कि हर कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एनीबडी कैन बी हैप्पी। सो ये पता चला है। नाउ रिसर्च ये भी बताता है डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैप्पीनेस एंड वेलबींग के साथ ना रखते हो। ऑल्दो कुछ कॉमन आस्पेक्ट्स हैं, कुछ परसेप्शंस है, नॉट आस्पेक्ट्स, मैं बोलूँगी परसेप्शंस। कुछ परसेप्शंस है लोगों के, जैसे कि बैंक बैलेंस होता है, और अच्छा बंगलो है, गाड़ी है, अच्छी जगह पे आप वेकेशन के लिए जा रहे हो, आप बहुत अच्छा जॉब करते हो, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो आपको खुशी देता है। बट ऐसा नहीं है, ये पैराडॉक्स ऑफ वेलबींग है स्पेसिफिकली। सो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो होते हैं और जो लाइफ सर्कमस्टेंसेस होती है, बहुत वीक रिलेशनशिप कनेक्ट होता है इसका हैप्पीनेस से। मतलब irrespective of what is going on in your life, irrespective of what are the demographic variables or the life circumstances, उसके परे होती है हैप्पीनेस। हम इन चीज़ों को रिलेट करके ज़रूर देखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सो ये गलत फहमियाँ हैं हमारी कि ये ऐसा होने से हम खुश रहते हैं ना, ऐसा नहीं है। हम खुश ऐसे भी रह सकते हैं। तो कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिली है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स और हैप्पीनेस के बीच में, या हैप्पीनेस और वेलबींग के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर जो है, इंडियन कल्चर के बारे में बात करें तो ये कलेक्टिव कल्चर है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। कलेक्टिविस्टिक कल्चर एंड इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर दो तरह के होते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है, और जो इंडियन फैमिलीज़ हैं उनमें कलेक्टिविस्टिक कल्चर होता है, जहाँ पे हम पूरी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली की वैल्यू को कंसीडर करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, है ना। हम पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी या एजेंसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वो ज़्यादा प्रिडिक्टर होते हैं हैप्पीनेस के। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन, कंपैशन दूसरों की तरफ एंड अल्ट्रुइज्म, इन सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए। इंडिविजुअल परसूट एंड अचीवमेंट जो होते हैं वो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें हमारी फोरमोस्ट होती हैं। तो दो तरह के कल्चर के बारे में इन्होंने बात की है। सो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है कि कौन से कल्चर में क्या चलता है, उस हिसाब से ही हमारी हैप्पीनेस मैटर करती है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं बेसिकली। ना इन्होंने हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स की बात की है। हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स मतलब जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, जैसे कि वेल्थ, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये वाली चीज़ें, और इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, इनको रिलेट करके मेजरमेंट किया गया है, इन हैप्पीनेस से रिलेट किया गया है। और ये जो कंसेप्ट है ये पहली बार रिचर्ड एस्टरलिन ने अर्ली 1970s में बताया था, ये वाला कंसेप्ट हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स। और इसमें यही चेक किया जाता है कि इंसान की वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हो जाती है अगर हम
ये जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं इन पे वर्क करते हैं। तो हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स जो होती है ये सर्वे मेथड को एम्प्लॉय करती है, जहाँ पे लोगों का लेवल ऑफ हैप्पीनेस मेजर किया जाता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स दैट विच इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। कौन कौन सी चीज़ों से हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है उसको, और लोगों की हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन के ऊपर स्टडी की जाती है इसमें। तो ग्राहम ने भी स्टेट किया था कि जो इकोनॉमिक्स है हैप्पीनेस का वो attempts to complement the income based measures of welfare with broader measure of well-being. So कितना ज़्यादा well-being को अटेन किया जा सकता है और एक पर्टिकुलर इनकम को लेते हुए। सो इस तरह का कुछ कुछ रैंडम इन्होंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, बट जो भी एक्सप्लेन किया है वो यही था। बाकी आप रीड करके समझ सकते हैं अगर आपको और कुछ भी मीनिंग निकलता है इसका। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मनी पढ़ा, मैरिज पढ़ा, देन एज पढ़ा, जेंडर पढ़ा, एंड देन कल्चर भी पढ़ा, एंड देन लास्ट ये हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इजी भी लगा होगा। एंड प्लीज़ सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें। मैं हर बार तो नहीं बोलती, लेकिन मैं हमेशा ये ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ सुपर एक फ्रेमवर्क के लिए है, आपको समझाने के लिए है। आप एक बार सेल्फ रीडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। So thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Bye bye. Take care.